आज जो स्पीकर हैं वो अपने लिए क्या है, एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इन्होंने यानी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। इस संघर्ष को करते हुए आगे इस स्टेज पे आज जो वर्तमान में बैठे हैं, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सामान्य स्थिति से उठ करके यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। तो ये अपना क्या है, जीवन में जो जो कठिनाई आई है, किस तरीके से इन्होंने मेहनत की है, आरजेएस की पोस्ट तक ये पहुंचे हैं, वो अपने बारे में वो बताएंगे। तो इनका वेलकम करने के लिए अपने साथ अपने अनामिका अनामिका जी हैं वो जुड़े हुए हैं। तो उनका वेलकम अनामिका जी करेंगे। प्री यूनिक क्लब क्लासेस मोटिवेशनल सेशन में एसीजेएम श्री महावीर सिंह सर का वेलकम करती हूँ, क्योंकि सर ने अपना क्या कहते हैं, ये कीमती टाइम निकाल के हमारे ये प्री यूनिक क्लब क्लासेस सेशन में अपना समय दिए हैं। ठीक है, सर ने एलएलबी पास आउट जो किया था वो डंगर कॉलेज के बीकानेर से किया है। इन्होंने राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम पहली बार 2011 में दिया था, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। सर का संघर्ष बहुत ही लंबा था। इसी दौरान एपीओ की पोस्ट आई थी और सर ने अप्लाई भी किया था। 2012 में इंटरव्यू कॉल भी हुआ था सर का, फाइनल सिलेक्शन उसमें भी नहीं हुआ। सेकेंड टाइम में फिर वैकेंसी आई, सर ने अप्लाई किया, फाइनली सिलेक्शन सर का 2013 में हुआ और सर सेलेक्ट हो गया। प्रेजेंट टाइम में जो सर कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में लगभग 104 न्यायिक सेवा बड़ी ही ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवाएं दे रहे हैं। मैं इसी के लिए मैं सर के लिए मैंने कुछ लाइनें बनाई हैं अपनी तरफ से, जो मैं कुछ बोलना चाहूंगी। अपनी जिंदगी में काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। अपनी जिंदगी में काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, इस तरह से चलो कि निशान बन जाए। अपनी जिंदगी में काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, इस तरह से चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, इस तरह से मेहनत करो कि मिसाल बन जाए। जैसा कि आज हमारे सर ने इतने संघर्ष के साथ किया, इतनी मेहनत की और इस पोस्ट में पहुंचे हैं, तो मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी सर का। हेलो एवरीवन। और धर्मवीर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपके फ्री लॉ क्लासेज के ग्रुप पे इनवाइट किया। और नमस्कार 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 सभी स्टूडेंट्स को भी मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो गुड अलग आफ्टरनून अलग सर। बच्चों को अलग अलग स्टेट से जोड़ रखा है, बहुत बड़ी बात है धर्मवीर सर। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों को एक फ्री लॉ क्लासेज के माध्यम से आप बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण कानून के संबंध में जानकारियां दे रहे हैं। तो बहुत आज के टाइम के लिए हर बच्चे और बच्ची के लिए बहुत जरूरी है। अब जहां तक अपन चलेंगे जुडिशियल सर्विस के बारे में, तो मैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ जिले के एक पीलीबंगा तहसील के एक अमरपुरा रठान गांव का रहने वाला हूं। मैंने 10th और 12th गवर्नमेंट स्कूल से की। हमारे टाइम 6th क्लास में इंग्लिश लगती थी, तो इंग्लिश से शुरू से इंग्लिश से काफी डर भी लगता था कि इंग्लिश हमें नहीं आती। जैसे तैसे करके हमने 10th और 12th में इंग्लिश पास कर लिया। फिर बीए में 1 साल लगता है, वो भी हमने पास कर लिया। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये इंग्लिश हमें आगे जाके इतना तंग करेगी कि इसके बिना लाइफ भी नहीं बन सकती। तो मैंने और आपके धर्मवीर सर ने हमने 2008 में साथ में लॉ किया। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की, लॉ पढ़ना स्टार्ट किया। और जब ये पता चला कि जुडिशियल सर्विस के लिए राजस्थान में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट जितने एसेंशियल लॉ के लॉ फर्स्ट और लॉ सेकंड है पेपर है, उतना ही एसेंशियल इंग्लिश और हिंदी भी है। तो यूपी से भी बच्चे जुड़े मैंने देखा है, उत्तराखंड से है, राजस्थान से है, अलग अलग स्टेट से। हर स्टेट में या तो पीएससी एग्जाम लेती है या वहाँ का हाई कोर्ट एग्जाम लेता है। तो उनका खुद का सबका सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे यूपी जैसे स्टेट में तो शायद जीके
वगैरह भी आता है। लेकिन पूरे भारत में चाहे हाई कोर्ट एग्जाम ले, चाहे वहीं की पीएससी एग्जाम ले, लॉ सेम होगा। कुछ एक लोकल लॉज होंगे, उसके अलावा टोटल लॉज एक होते हैं। अब रही बात की जुडिशियल सर्विस लगने से पहले अपने अपने को क्या करना है कि हम जुडिशियल सर्विस को ज्वाइन करें। सबसे पहले जुडिशियल सर्विस है क्या, इसके बारे में आप समझो। जुडिशियल सर्विस प्रत्येक पीएससी और हाई कोर्ट हेल्ड करवाता है, और औसतन के हिसाब से कम 12 लाख से एक लड़का जज लगता है। हो सकता है उससे ज्यादा हो गया हो अब तक तो। और आप 10 या 12 लाख में से एक जुडिशियल बनने वाले एक कैंडिडेट होते हो। जनसंख्या वाइज 12 लाख से एक बच्चा सिलेक्ट होता है। आप ये देखो, इस भीड़ से में भी आपको निकलना है। उससे पहले आपको जुडिशियल सर्विस समझना है कि जुडिशियल सर्विस है क्या। जुडिशियल सर्विस समझने के लिए हमें उसके बारे में ये समझना होगा कि इसको डिवाइन ड्यूटी क्यों कहते हैं। तो डिवाइन ड्यूटी हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि इसमें जो एग्जाम में जो लॉज आएंगे वो लॉज किस टाइप के आएंगे। लॉज 2 टाइप के आते हैं, एक तो सब्सटेंटिव लॉ होता है और एक प्रोसीजर लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सब्सटेंटिव लॉज है कौन कौन से। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, वो क्या आपको राइट देती है। और एडजेक्टिव या प्रोसीजर लॉ होता है, वो उस राइट को इन्फोर्समेंट करने के लिए एक मैनर या एक मशीनरीज है कि हम उस राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए किस मशीनरीज का यूज करेंगे और उसका मैनर क्या होगा। उस राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए एक निश्चित प्रोसेस है प्रोसीजर के थ्रू कि वो एफआईआर दर्ज करवाएगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर अपराध आईओ मान लेता है कि इसके विरुद्ध अपराध प्रमाणित है, तो वो 173(2) में रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट पेश करेगा वो कोर्ट में। जब वो 173(2) में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा तो कोर्ट उसको देखेगा प्राइमा फेसाई कि ये इसमें कॉग्निजेंस लेने लायक कोई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। तो जब ऑफेंस लायक कॉग्निजेंस है या कॉग्निजेंस है, तो वहां से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा एक कोर्ट का। कोर्ट में प्रोसीजर स्टार्ट होने के बाद उसमें चार्ज लगेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। एविडेंस एक्ट की एविडेंसेस पेश होंगी अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके बाद कोर्ट उसको कन्विक्ट या एक्विटल करता है। ये एक प्रोसीजर है कि आप इस फील्ड में आ रहे हो जिसमें सब्सटेंटिव लॉ और एडजेक्टिव या प्रोसीजर लॉ आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। अब मैंने देखा है कई बच्चों से मेरी बात होती रहती है कि मैं जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, आप क्या पढ़ रहे हो। तो मैं सीआरपीसी पढ़ रहा हूँ या मैं पहले सीपीसी पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा आपने सब्सटेंटिव लॉ तो आप पहले पढ़ो, प्रोसीजर तो बाद की बात है। आप सब्सटेंटिव लॉ तो देखो कि इसमें ऑफेंस का प्रोसीजर क्या चलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टिक्सी है, इसमें ये दिया हुआ है कि आपका सिविल राइट कैसे अराइज होगा। आप उस सिविल राइट की रिलीफ क्या चाहते हो, उसके लिए आपको एसआर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर आप सीपीसी में आओ, फिर आप प्रोसीजर देखो कि मुझे किस प्रोसीजर के तहत किस कोर्ट में जाना है। मुझे मेरा सूट फाइल करना है तो कौन सी कोर्ट में फाइल करना है। ये आपकी जुडिशियल सर्विस, किस जुडिशियल सर्विस में आ रहे हो आप, उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। मैं मोटिवेशनल गुरु तो नहीं हूं वैसे, लेकिन जिस दौर से मैं गुजरा हूं मैं वैसे बता सकता हूं आपको कि हम जब भी पढ़े, जैसे हमने एक डेस्टिनेशन फिक्स कर लिया कि मुझे जेएस बनना है, जुडिशियल सर्विस में आना है, जेएम बनना है मुझे, तो उस डेस्टिनेशन के लिए मैं रास्ता कौन सा अख्तियार करूं।
कि वो मुझे सर्विस जल्दी से जल्दी मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल एलएलबी होल्डर होना चाहिए, आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई मार्गदर्शक, जैसे हमारे धर्मवीर जी हैं, अच्छे मार्गदर्शक हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी देखता हूँ उनकी क्लासेज। तो आपको जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस पढ़ना है तो इसको किस मोड में पढ़ोगे आप? सीआरपीसी पढ़ने लगते हैं कितने में, आईपीसी पढ़ने लगते हैं या टीपी पढ़ने लगते हैं, टीपीएक्स पढ़ने, तो हमें ये लगता है कि आज मन नहीं है पढ़ाई का, आज इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की। पढ़ाई को आपको हैबिट में लाना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे आपको और मोटिवेट खुद होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आप किसी दूसरे को देख के अगर खुद में पैदा करते हो तो वो तो दूसरे का कॉन्फिडेंस है, आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस अराइज करना पड़ेगा। मैं मेरे पे ले लूं, जब मैं जुडिशियल सर्विस की तैयारी करने गया तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैंने कुछ गाइड पकड़ ली और मैंने वो गाइड पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन गाइड तो आपको एक उस राइटर का एक निश्चित जो उसके माइंड में आया बस वही वो तो गाइड में लिखेगा। एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कैसे फेस करोगे। जैसे मेरे साथ एक लड़का था, उस टाइम हमारा जो एग्जाम हुआ था उसमें 42 एक्ट थे। उस लड़के को 42 एक्ट वर्ड बाय वर्ड उसने रटे हुए थे और वर्ड बाय वर्ड वो बोल देता था। सीआरपीसी पहले पेज से लगता था और लास्ट पेज तक एक कोमा तक भी नहीं छोड़ता था। लेकिन जब हम दोनों डिस्कशन में बैठते थे तो वो ये कहता था कि यार महावीर ये चीज मेरे समझ नहीं आ रही, ये तो तू मुझे बता, क्योंकि वो रट रहा था उस चीज को, वो कर रहा था उसको बिल्कुल ही। यूं मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इसको हूबहू इस सेक्शन को लिख दूंगा, तो अगर उसका प्रोसेस देखे तो हरियाणा में तो वो बिल्कुल फेल है, क्योंकि हरियाणा में तो एग्जाम के साथ बताते हैं कि एक्ट भी देते हैं। तो आपको तैयारी कैसे करनी है? सबसे बड़ी पहली बात यह है कि जो लॉ है वो लॉ हमने और आपने ही बनाया है और वो कालांतर से हमारे बीच में वो लॉ चलते हुए आ रहे हैं। वो चाहे किसी रूढ़ी के नाम पे है, चाहे वो किसी प्रथा के अकॉर्डिंग चलते हुए आ रहे हैं। जब उन रूढ़ी और प्रथा को जब हमने उसको रिटल में कर दिया तो वो कानून बन गया। हमें पता है कि रोड के हमें लेफ्ट साइड चलना है, हम बीचों बीच कभी नहीं चलते। हमारा एक छोटा सा बच्चा भी होगा ना तो वो पहली बार हमें देख के भी फॉलो करेगा कि अगर मेरे मदर फादर, मेरे पेरेंट्स अगर लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो मुझे भी इसी साइड में चलना होगा। तो लॉ को आप ये मत समझो कि मुझे ये लॉ याद नहीं होगा, क्यों लॉ आपके और हमारे बीच में जो जनरल बातें हैं ना उनको कोडिफाई कर दिया गया है। लॉ ये है, लॉ को देख के आप पजल मत हो। जैसे कोई कह देता कि मुझे तो ये प्रॉब्लम पूछ ली, आपको शांत होके एक जनरल प्रूडेंट पर्सन कैसे सोचता है आप लॉ को उसी के अकॉर्डिंग से आप बर्डन लेके कभी भी आप, जैसे आपने बर्डन ले लिया कि ये मुझे नहीं आ रहा, ये तो मुझे आएगा ही नहीं, तो फिर ये मान के चलो कि वो आपको कभी भी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको जब भी आप कोई सब्जेक्ट लो, आपने आईपीसी ले ली, आईपीसी के बारे में पहले टेक्स्ट बुक में उसका इतिहास पढ़ो कि आईपीसी है क्या। 1860 में लॉर्ड मैकाले ने इसको लिखा था, तो उसने इंडिया में लागू किया, इसको ब्रिटिश काल में लागू हो गई थी। तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे क्या देख के उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने जो जनरल यहाँ की बातें थी उसको ही अडॉप्ट करके उसको कोडिफाई कर दिया और उन्होंने इंडियन पिनल कोड बना दिया। हम जब पढ़ने बैठते तब हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी किताब मैं कैसे याद करूंगी या कैसे याद करूंगा। आप उसके जाओ इतिहास से पहले पढ़ो कि ये क्यों बनाया गया था, इसका रीजन क्या था कानून का।
फिर पढ़ने के बाद उसके ओनली चैप्टर, मैं मेरा चाहिए, मैं हो सकता है कि लोगों की राय से मेरे डिफर हो, मेरा ये मानना है कि आप सेक्शन कभी भी याद मत करो, आप याद करो उनके चैप्टर। कि चैप्टर में क्या है, जब आप चैप्टर का टाइटल देखोगे ना तो आपको मोटा मोटा खुद को पता चल जाएगा कि ये चैप्टर क्या कह रहा है। मैंने कई लड़कों ने, उनको सेक्शन याद है लेकिन चैप्टर के नाम याद नहीं है, चैप्टर क्या है ये पता नहीं है उनको। सबसे बड़ी बात, आप आईपीसी पढ़ रहे हो, आईपीसी खुद एक बड़ा चैप्टर है, तो फिर आपको आईपीसी क्यों कैसे याद रहा? जब आपको आईपीसी याद रहे तो फिर आईपीसी के चैप्टर आपको याद क्यों नहीं रहेंगे? आप आईपीसी के चैप्टर पढ़ो। जैसे आईपीसी में किस टाइप के ऑफेंसेज है? आईपीसी में मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है, प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराध है, डॉक्यूमेंट से संबंधित अपराध है, करेंसी से, सांप से, सिक्का से, इनसे संबंधित अपराध है। और कुछ प्रोविजन उसमें पशुओं के लिए, माइनर, जिसको मान लो कोई छोटे मोटे पशु को मार देना, रिस्क टाइप मिसचिव के ऑफेंसेज। आपने 1 से लेकर 511 सेक्शन पढ़ लिए। अब आपसे किसी ने पूछा कि ये प्रॉब्लम कहां दी हुई है, तो आपका दिमाग चलेगा 1 से लेकर और 511 के बीच नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम पूछते हैं तो आपको ये पता चला कि इसमें ह्यूमन बॉडी से संबंधित कोई ऑफेंस है, तो फिर आप उन्हीं चैप्टर्स में जाओगे जिनमें ह्यूमन बॉडी से संबंधित ऑफेंसेस भी हैं। आपको कोई ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ऑफेंस है, जैसे किसी ने चोरी कर ली, किसी ने डकैती कर ली, ठीक है, या किसी ने एक्सटॉर्शन कर लिया, तो आप उन्हीं चैप्टर्स में जाओगे। ये इस चैप्टर्स में थे तो आपको सेक्शन ऑटोमेटिक याद होंगे और आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरे ये याद नहीं होता, मैं बार बार, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हर बच्चे को कि ये सर ये मेरे याद नहीं होता। वो मेरे साथ एक लड़का या लड़की थी, वो एकदम ऐसे याद करते तो एकदम उसको याद हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि एक बार में याद नहीं होना चाहिए। एक बार में याद नहीं होता तो इसका ये मान के चलो कि आप स्वस्थ हो। एक बार में तो आपका मोबाइल नंबर पहली बार खरीद तो वो भी याद नहीं होता। इसलिए याद कब होगा? जब आप कंसंट्रेट होके, एकाग्र होके और उसको बार बार पढ़ोगे तब याद होगा। जब आप बार बार पढ़ोगे तो लो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका हर वर्ड बोलता है, चाहे वो कनेक्टिव वर्ड है ना, वो भी बोलता है कि ये क्या कह रहा है। आपने एक सेक्शन पूरा याद कर लिया, आपको पूरा याद है, मैंने आपसे वो सेक्शन के बारे में पूछ लिया, मैंने कहा उसमें एक और वर्ड दिया हुआ है और एक या वर्ड दिया, मुझे तो उसके बारे में बताओ आप। तो फिर आप ये कहोगे कि सर मैंने तो सेक्शन इस ऑफेंस के बारे में पढ़ा है ना, और या मैं क्यों पढ़ूं इसमें, क्या मुझे क्या मतलब इस और या से, जबकि एनालिटिकल क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। एक्ट रटने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप पूरा एक्ट रट सकते हो, लेकिन आपको समझना उसको पड़ेगा ही, कोई इलाज नहीं। चाहे आप वकालत में हो, चाहे आप जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में तैयारी कर रहे हो, वकालत भी उतनी ही टफ है। वकालत को मैं उससे भी और भी ज्यादा टफ मानता हूँ, क्योंकि वकालत में खुद को, उसको अपना नाम और खुद को एस्टैब्लिश करना पड़ता है, और वो एस्टैब्लिश तभी होगा जब उससे एक एक वर्ड का नॉलेज होगा कि वहां पे और वर्ड दिया हुआ है या फिर या वर्ड दिया हुआ है, में दिया है या पर वर्ड दिया हुआ है, में दिया या सेल वर्ड दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ और सर मैंने टाइम टेबल बना लिया। मैं मेरी भतीजी का बताता हूँ, आरएस की तैयारी कर रही है, चाचू मैंने आरएस की तैयारी कर, मैं टाइम टेबल भेज रही हूँ, आप देखना उसमें। वो ठीक है बेटा भेज दो। उसने अपने जितने भी सब्जेक्ट है सबको आधा घंटा दे रखा है। फिर मैंने उसको पूछा बेटा जब आप ये
बुक्स खोलोगे तो आधे घंटे में तो आपसे एक पेज ही पढ़ा जाएगा, फिर आपको याद कैसे होगा? क्या तो तभी तो मैंने आपको भेजा, आप बताओ मुझे। देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, टाइम टेबल तब फॉलो होता है जब वो चीजें आपके इंटरेस्ट में डेवलप हो जाए कि मुझे ये चीज पढ़नी है, इतना चीज तो मुझे याद है और इस रिवीजन को मैं इतना आधा घंटा दूंगी या आधा घंटा दूंगा। यही, जबकि आपको अगर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आईपीसी पढ़ना है, तो सिर्फ आप आईपीसी ही पढ़ो जब तक वो आपको अच्छे से एकदम कंठस्थ और आपको एकदम एनालिटिकली वो आपको जब तक याद नहीं हो जाए। जब वो याद हो जाए आपसे, फिर आप उस सब्जेक्ट को छोड़ो मत। उसके पहले जैसे आपने बाद में सीआरपी स्टार्ट कर ली, तो उसको रोजाना कम से कम 1 घंटा दो आप, ताकि उसको भूलो नहीं आप। उसके 2 चैप्टर आपको रोजाना याद करने हैं, लिख के याद करो, चाहे बोल के याद करो, कैसे भी याद करो उसको। एक एग्जाम्पल है कि 16 बार लिखना, 4 बार उसको 16 बार पढ़ना, 4 बार उसको लिखना और 1 बार किसी अच्छे गुरु से कंसंट्रेट होके सुन लेना, एक बराबर है। आपने किसी चीज को 16 बार पढ़ लिया, 4 बार लिख लिया और 1 बार उस टॉपिक को अगर आपने कंसंट्रेट होके सुन लिया, तो ये बिल्कुल बराबर होता है। मतलब एक सुनना 4 गुना लिखने के बराबर और 4 गुना लिखना 16 गुना पढ़ने के बराबर होता है। इसलिए एक तो ये बात है कि आप याद करने के साथ साथ आपने ये देख लिया कि मुझे ये आईपीसी या सीआरपीसी मुझे याद हो गई, तो आपको सपने भी आईपीसी और सीआरपीसी के याद होगी। आपके दिमाग में वो इतनी चलनी चाहिए कि जब आप सो ना शाम को, तो आप आंखें बंद करके उसको मनन करके कम से कम 4 या 5 चैप्टर तो उसको वैसे आप याद करके सो। मनन कभी भी मत छोड़ो उसका। और फिर क्या कि आपका फ्रेंड सर्किल भी ऐसा होना चाहिए कि जो लॉ से संबंधित बात करे, और आपको एक जुडिशियल सर्विस के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 1 दिन से लेकर 6 महीने और 1 दिन से लेकर 1 साल और 1 दिन से लेकर 2 साल हाईएस्ट इतना 2 साल में अगर आप खुद के साथ ईमानदारी करते हुए अगर आप तैयारी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी टफ कोई चीज है जो एक ह्यूमन उसको अचीव नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं चीज। हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। हम क्या है कि जैसे किताब पढ़ी, क्या कर रहा है कि बेटा ऊपर वाले कमरे में पढ़ रहा है, ऊपर जाके देखा तो वो तो डिबेट सुन रहा है या गाने सुन रहा है या कोई मूवी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। नहीं, आप वहां पे घर वालों को नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि मेरा बताऊं, मैं बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से हूँ, लेकिन सर्विस लगने के बाद आप खुद आरजेस नहीं बनते, आपके मदर फादर भी उस दिन आरजेस बन जाते हैं। आपके फादर ये कहते हैं कि आरजेस का मैं फादर हूँ, भाई आपके चाचा सब आरजेस, उस परिवार का एक स्टेटस बन जाता है। उस दिन जो आप अचीव करते हो ना, वो आप तो एक पोस्ट को अचीव करते हो, और आपका परिवार है ना, वो उस सोसाइटी में एक बहुत बड़े स्टेटस को अचीव करता है आपकी वजह से। हमें पता है कि हम बन सकते हैं। मुझे मेरा पता था कि मैं बन सकता हूँ, कि मैंने फर्स्ट बार एग्जाम दिया था, तब मैंने 4 या 5 महीने की ही तैयारी हुई थी मेरी। उस टाइम मुझे हिंदी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता था। इंग्लिश तो मतलब दूर दूर 36 का आंकड़ा था इंग्लिश से। उस एग्जाम में मैं फेल हो गया। फिर मैंने उसी दिन ये सोच लिया था कि हिंदी और इंग्लिश के बिना मैं नहीं बन सकता। लॉ मुझे याद हो जाएगा और मैं लॉ को याद कर लूंगा हर तरीके से, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का क्या करूंगा। तब फिर मैंने हिंदी और इंग्लिश को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को टाइम देता। आपको पता है कि मेरी कमी क्या है,
उस दिन मुझे ये पता था कि मुझे जुडिशियल सर्विस में तो जाना है, लेकिन मेरी कमी इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश नहीं आता और मुझे ढंग से हिंदी भी नहीं आता। ग्रामेटिकल तो हिंदी भी नहीं आता अपने को, बोलना आता है। अपनी आचार विचार में जो, अपने व्यवहार में जो अपन शब्द यूज करते हैं एक जिंदगी जीने के लिए, उसमें 150 से 200 वर्ड है जिसमें अपन अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो क्या व्याकरण इतनी है? व्याकरण क्या तो शब्द कोश हजारों हैं, तो क्या कभी हम उसको यूज करते हैं? क्या हम उसको कभी भी यूज नहीं करते। लेकिन शब्द कोश है ना, वो क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो हमारे व्यवहार में नहीं है, इसलिए हम नहीं करते। लेकिन जब आपको पता है कि मुझे जुडिशियल सर्विस लेनी है, तो हमको उन वर्ड को व्यवहार में लाना ही पड़ेगा। हमें दूसरों से अलग हटके तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो दूसरों से हटके हम क्या करें? दूसरों से हटके मतलब ये नहीं है कि हम किताब लेकर रोड पे बैठ जाएं, ऐसा नहीं। दूसरों से हटके ये है कि उसने याद आईपीसी में भी कर रखी है मेरे साथ वाले ने, और आईपीसी सीआरपीसी सभी सब्जेक्ट मेरे भी याद है। तो मैं क्या करूं? आप करो कि जब आपको याद हो जाए तब आप पेन और रजिस्टर लो, एक्स और टेक्स्ट बुक साइड में कर दो आप। फिर आप बिना देख के कोशिश करो कि क्या मैं पूरे के पूरे उनका शॉर्ट फॉर्म, मैं कि पूरे सेक्शन, क्या उनका शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? जिस दिन आप बिना देख के उनका शॉर्ट फॉर्म लिखना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आप कहोगे कि आज मेरे याद रहने लग गया। जब आपको याद रहने लग जाएगा ना, तब उस दिन स्टडी आपके हैबिट में आ जाएगी। उस दिन तो आपको इतना याद होगा कि आप ये सोचोगे कि अगर आईएएस में भी ये लॉ वाला फील्ड देते तो आज मैं आईएएस भी निकाल दूं। उस दिन आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है जिस दिन आप पूरे सब्जेक्ट याद कर लेते हो। आपको कॉन्फिडेंस भी रखना होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी तैयारी मतलब अव्वल दर्जे की तैयारी, कहीं से कुछ भी पूछो उनको, चाहे आप उसको सेक्शन पूछ लो, एक्ट पूछ लो, कोई प्रॉब्लम पूछ लो, कुछ भी, हर चीज उनके क्लियर। मैं आरजे से इंटरव्यू देने गया था, तब मेरे साथ एक लड़का था, हम दोनों को बाहर बैठा दिया। तो मेरे साथ बैठे थे, वो ऑलरेडी एलए थे, लीगल एडवाइजरी सर्विस थी उनकी। तो उनको क्या पसीने आ रहे थे। मैंने कहा भाई साहब पसीने क्यों आ रहे हैं आपके? कहे यार आपको पता नहीं क्या, ये इंटरव्यू है, ऐसी वैसी चीज नहीं होती। मैंने कहा भाई साहब इंटरव्यू तो है, लेकिन आपकी तैयारी है तभी तो इंटरव्यू कॉल हुए हो आप। हाँ, तो मैंने अंदर कोई फांसी थोड़ी चढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा तो आगे फिर तैयारी कर लेंगे। लेकिन आज आप अपना कॉन्फिडेंस लूज क्यों कर रहे हो? अरे नहीं यार माधव जी आप ज्यादा बात मत करो, बस चुपचाप बैठे रहो आप। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर गया, मेरा हो गया, उसके बाद उसका हुआ। उस आदमी को नंबर ही 6 दिए, जबकि मिनिमम हमारे टाइम में 9 नंबर लेना जरूरी था। क्यों? क्योंकि उसने एग्जाम तो फाइट कर लिया, लेकिन अपनी कॉन्फिडेंस की वजह उसने इंटरव्यू वहीं बाहर ही फेल कर लिया। उससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, क्वेश्चन में तो शायद वो पास भी हो जाता, लेकिन उसने अपना जो वो डिमोलाइज हुआ ना बाहर, कॉन्फिडेंस के अभाव में, इस वजह से वो फेल हो गया। इसलिए आपको तैयारी करने के साथ साथ आप ये मत सोचो कि मुझे पहले प्रीलिमिनरी देना है, फिर मुझे मेंस देना है, फिर मुझे इंटरव्यू देना है। नहीं, आप ये सोचो कि मुझे तीनों की तैयारी एक साथ ही करनी है। कई लोग ऐसे करते हैं कि ये चीज मुझे पता चल गई है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अक्सर 80% लड़के और लड़कियों में ये होता है कि मैं नहीं बताऊंगा। एक ये आपको थ्योरी छोड़नी पड़ेगी, उसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों। जैसे आपको ये पता चल गया कि इस प्रोविजन में, जैसे सीआरपीसी है, सीआरपीसी में एक ऐसा प्रोविजन है जहां पे सिविल कारावास हो जाता है। सिविल कारावास का मतलब ये होता है कि उसको जब जेल में भेजा जाएगा ना,
तो वो एक सिविल कैदी की तरह जाएगा और जो उसे भेज रहा है ना वो उसका खर्चा देगा। ये प्रोविजन 440 में दिया हुआ है। आपको ये पता चल गई बात कि ये प्रोविजन इसमें दिया हुआ है, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी या नहीं बताऊंगा। ठीक है, जब आप किसी के साथ ये चीजें शेयर नहीं करते हो, जब तक आप इन चीजों को एक दूसरे से कन्वर्जेशन नहीं करते, तब तक वो आपके दिमाग में फिट नहीं होती है, याद नहीं रहती। तो जिस दिन आपको मान लो 6 महीने के बाद आपको वो चीज याद ही नहीं रही हो और वो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में या आपको मिल जाए वो क्वेश्चन पेपर में, तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए कोई भी चीज उसको डिस्कशन करो, क्योंकि आपने पढ़ लिया, हो सकता है सामने वाले ने इसे पहले से पढ़ रखा हो। डिस्कशन बहुत जरूरी है। डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन करोगे ना आप, उससे क्या आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी होगी। आप ये सोच रहे कि मैंने तो बस ये प्री देना है एक बार, कि प्री एग्जाम में पास हो जाऊं मेंस की। अरे प्री और मेंस को अलग से थोड़ी होता है, इंटरव्यू को अलग से थोड़ी होता है। सबकी तैयारी एक साथ की जाती है। और कॉन्फिडेंस जरूर रखो आप। आज ऐसा मुझसे नहीं होगा, जैसे हमारे राजस्थानी भाषा में यह कहते हैं री करना, री मत करो आप कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे बनना है। पहली बात है, जिस दिन आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, इसका मतलब ये है कि आप उस दिन से आरजेस हो विदाउट सैलरी को। अब आपको सैलरी कब लेनी है? आप ये सोचो कि मुझे सैलरी उस एग्जाम फाइट करके लेनी है। आप अपना कॉन्फिडेंस यूज मत करो। और तैयारी करने का मोड जो है, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि उनके आस पड़ोस में कोई तैयारी करने वाला नहीं है। मैं किससे डिस्कशन करूं? तो एक चीज ऐसी है जो डबल करती है, वो होता है मिरर। आपने जो चीज याद कर लेना, आप मिरर के सामने खड़े होकर उसी को सुना दो सामने वाले को कि सुन भाई, आज मैंने ये याद किया है और कहीं गलती हो ना तो बता देना। जब आप सामने खड़े होकर जब आप उसको बताओगे ना, तब आपको लगेगा कि मैं इस जगह गलती कर गया। हमें पता होता है कि मेरे में ये गलती है, हम दूसरे को नहीं बता सकते कि मेरे में ये कमी है, लेकिन खुद को तो बता ही सकते हैं। आपने पूरा सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, सीपीसी टोटल याद कर लिया, आपको उनका टोटल शॉर्ट फॉर्म याद है। अब मैं उसकी तैयारी कैसे करूं? मेरे पास में तो कोई है ही नहीं। ये होते हैं बहाने। आपके घर में मिरर है, बड़ा नहीं है तो 10 रुपए वाला तो होगा, उसी को सामने रख लो। मोबाइल रख के बैठे हुए हैं ना अपन, ये तो शीशे से भी छोटा है। उसको सुनाओ, आप खुद को सुनाओ, फिर आप देखो कि मैंने तो ये यहाँ गलती की हुई है। उस गलती को नोट करो, खुद में भी कमियां ढूंढो। आत्मविश्लेषण बोलते हैं इस वर्ड को। आत्मविश्लेषण भी करो, बहुत जरूरी है आत्मविश्लेषण करना। हम अगर आत्मविश्लेषण करेंगे ना, तो हमें पता है कि मेरी ये कमियां हैं, मैं बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, लेकिन हम उन गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। पर हम चाहते हैं कि यार नहीं नहीं, ये मेरे में है नहीं, जबकि पता है कि आप में ये कमी है। और या फिर सबसे ऐसा दोस्त जो आप में हमेशा कमियां निकालता आया ना, तो उसको एकदम साइड में बिठा के, तो तुम बता यार मेरे में कमी क्या क्या है, बता दे। मैं कोई गुस्सा नहीं मानूंगा। जो जो कमी है तू मुझे वो गिना दे। तू बता नहीं सकता तो मुझे लिख के दे दे, ये मेरे में कमी है। तो वो 100% आपको ये कहेगा कि यार तेरा पढ़ाई में तो मन नहीं लगता, तो यूं ही पीछे पड़ा हुआ है। आपको चीज का गुस्सा ये लगेगा कि यार ये मेरा शुभ चिंतक नहीं है, ये मेरा शुभ चिंतक नहीं है। आप उस चीज को नेगेटिव में ले जाओ, आप उस चीज को नेगेटिव में मत लेके जाओ। शुभ चिंतक भी 2 टाइप के होते हैं। एक आपके अपने जो आपकी अच्छा सोचते हैं, उनको शुभ चिंतक। एक वो होते हैं जो आपके शुभ से चिंतित हो जाते हैं, वो भी शुभ चिंतक होते हैं। किस टाइप के शुभ चिंतक? आपकी बढ़ाई कर रहा है जो आदमी,
वो आपके सबसे चिंतित वाला आदमी है। और जो आपको खरी खोटी सुना रहा है वो आपका शुभ चिंतक है, क्योंकि वो आपकी कमियां गिना रहा है कि आप में ये कमियां हैं। मुझे पता था कि मुझे मेरी हिंदी और इंग्लिश वीक है, ये मेरा आत्मविश्लेषण था कि मैं इसके बिना सर्विस नहीं लग सकता और बहुत जरूरी है ये। तो फिर मैंने मेरी उसी कमी को मैंने पकड़ा और उसी कमी के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी की और मेरी सर्विस लग गई। अब आप ये देखो कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आप तैयारी करो, पर्टिकुलर एक सेक्शन लो, आप उसको याद करो ढंग से, फिर उसकी टेक्स्ट बुक है उसके नीचे उसका पूरा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद फिर आपको ये लगता है कि हाँ मेरे ये याद हो गया, तो उसको बुक बंद करके फिर उसको सोचो कि मैंने ये याद किया इसमें। फिर आप एक बार उसको खोल के फिर याद करो, फिर उसको बंद करके लिख के तैयारी करो। उसको लिख के देखो कि मैं इसको बिना देखे बिना लिख सकता हूँ क्या। फिर उसको बिना लिखे बिना जब आप ये देख लो कि ये मैं इसको लिख सकता हूँ, फिर जब भी आपको टाइम मिले तो उसका मनन करो। आप बुक सामने हो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम तैयारी कर रहे हैं, जब आपको याद हो तो आप उसका मनन जरूर करो। और तैयारी करने का कोई डिफर तरीका नहीं होता। आपको याद करना है, चाहे आप लेट के याद करो, बैठ के याद करो, घूम के याद करो, डिस्कशन करके याद करो, मिरर के सामने खुद खुद को खड़ा करके याद करने की कोशिश करो। कैसे भी करो, आपको जुडिशियल सर्विस में आना है। अब आप कैसे आ सकते हो, वो आपके ही हाथ में है और खुद को ही मोटिवेट करना है। मेरा नाम मीरा कश्यप है। मैं टनकपुर चंपावत उत्तराखंड से हूँ और LLB 3 ईयर की स्टूडेंट हूँ। वंदनीय मां शारदे, मुख्य अतिथि ACJM महोदय श्री महावीर चारण सर, श्री यूनिक लॉ क्लासेस श्री गंगानगर से श्री धर्मवीर सर, और आज के जो मोटिवेशनल सेशन है उसमें उपस्थित हुए सभी अतिथिगण को मैं सबसे पहले प्रणाम कहना चाहूंगी। मैं सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ACJM महोदय सर श्री महावीर चारण सर को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम सभी के बीच, हम सभी के मध्य उपस्थित हुए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो आजीवन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। और सर के जीवन से हमको मतलब जो सर ने सर के बारे में हमें पता चला, हमें जो जानकारी मिली, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि सर आपसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ये सीखने का मौका मिला है कि जीवन में आने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। जो भी कठिनाइयां आती हैं उनका बिना डरे सामना करना चाहिए और अपने आप को दोबारा से खड़े होने का दोबारा मौका देना चाहिए। और सर ने ये साबित कर दिया है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।